नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रेनबो का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये इस लेसन का तीसरा भाग है और हमने लेसन पढ़ना शुरू कर दिया है। 2 वीडियो आप इस पे देख चुके हैं, ये तीसरा भाग देख रहे हैं। आइए लेसन पढ़ना जारी रखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी किया, हम कुछ शब्दों से परिचित हो लेंगे जो कि लेसन में हमारे सामने आएंगे, लेसन के इस हिस्से में हमारे सामने आएंगे। बर्ड्स ऑफ पैसेज, मौसमी चिड़िया जो जाड़े में आती है और गर्मी में चली जाती है, या गर्मी में आती है जाड़े में चली जाती है। कैटास्ट्रोफी, आपत्ति, तबाही। प्रीवियस, पिछला। स्टारवेशन, भूखमरी। मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाती हूँ कि इन शब्दों को खाली सुनने से फायदा नहीं होगा, इनको अपनी कॉपी में उतारना पड़ेगा, इससे इसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी और बाद में इन्हें इस्तेमाल करने में भी आपको सुविधा होगी। स्टारवेशन, लंबे लंबे शब्द हैं, कैटास्ट्रोफी, स्टारवेशन, ये बार बार कह के याद करने होंगे। एंजाइटी, चिंता। कॉरेस्पॉन्डिंग, तदनुसार। एक्चुअली, वाकई, वास्तविकता में। बिफॉल, घटित होना। इंटेलिजेंस, विवेक, बुद्धि। शब्दावली आगे बढ़ रही है। कर्बिंग, नियंत्रण करना। अवर्ट्स, बचा लेना, किसी घाव से, किसी हमले से अपने आप को बचा लेना। एट द कॉस्ट ऑफ, किसी चीज का त्याग करके। लिटरल मीनिंग इसका, माने इन शब्दों का मीनिंग तो हुआ दाम देके, कॉस्ट मतलब किसी चीज का दाम देना, लेकिन इसे इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है, एट द कॉस्ट ऑफ, किसी चीज का त्याग करके। अक्वेंटेंस, परिचित। एरुडाइट, ज्ञानी, विदुषी। माइस, माइस शब्द माउस का प्लूरल होता है। नॉर्मली प्लूरल शब्द बनते हैं एस लगा के, लेकिन कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें अलग शब्द ही हो जाता है, जैसे कि इधर माउस का प्लूरल हो गया माइस। इसका सिंगुलर अगर होगा तो माउस लिखेंगे, और अगर कई चूहे होंगे तो वो माइस हो जाएंगे। एक और ऐसा ही शब्द होता है गूज, सिंगुलर में गूज लिखते हैं और प्लूरल में गीज लिखते हैं। कन्विंस्ड, किसी बात को मान लेना। पहले की तरह हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इस अभ्यास के लिए हमने 5 शब्द चुने हैं। अवर्टेड, कैटास्ट्रोफी, कन्विंस्ड, प्रीवियस और स्टारवेशन। अपनी कॉपी में लिखे हुए मतलब देख लीजिए इनके क्या मतलब होते हैं, और फिर सोचिए कि कौन सा शब्द किस वाक्य में सही बैठेगा। The dash year's floods caused a lot of damage to crops. डैश साल की बाढ़ से फसल को बहुत हानि हुई, डैमेज हुई। The floods were a dash for the agricultural economy. कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ एक डैश थी। Many animals died of dash as there was no fodder. कई जानवर डैश से मर गए क्योंकि चारा नहीं था। नेक्स्ट ईयर विथ प्रॉपर प्लानिंग दीज प्रॉब्लम्स कैन बी डैश। अगले साल अगर सही योजना अपनाई जाए तो ये दिक्कतें डैश की जा सकती हैं। द विलेज पीपल आर डैश दैट दे हैव टू बिल्ड स्मॉल डैम्स। गांव के लोगों का डैश है कि उन्हें छोटे बांध बनाना जरूरी है। पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर से एक बार वाक्य देखिए और सही शब्द इनमें से चुनकर वाक्यों में भरिए। ये जरूरी है कि आप यह अभ्यास खुद करें मेरे उत्तर देने से पहले। उत्तर है द प्रीवियस ईयर्स
floods. पिछले वर्ष की बाढ़ से फसल को बहुत हानि हुई. The floods were a catastrophe. बर्बादी कर दी इनकी बर्बादी हो गई फसल की बाढ़ की वजह से. Many animals died of starvation. भूखमरी से कई जानवर मर गए. Next year, with proper planning, these problems can be averted. इस बुरे हादसे से बचा जा सकता है अगर ठीक तरह से प्लानिंग की जाए, योजना बनाई जाए. The village people are convinced. उनका मानना है कि छोटे छोटे बांध बनाने से बाढ़ का पानी रोका जा सकता है. अब यही शब्द और भी बहुत सारे जो हमने पहले देखे वो आएंगे हमारे लेसन में. रसल कहते हैं, I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter. As to happiness, I am not so sure. आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में भाग 2 में हमने कहा था कि रसल कुछ मानक रख रहे हैं, हम कैसे अपने फायदे को परिभाषित करें, किस चीज को हम फायदेमंद माने. तो एक मानक जो उन्होंने रखा था वो था कि क्या हम पहले के मानवों से, पिछली सदी के मानवों से, पिछले दशक के मानवों से क्या हम ज्यादा खुश हैं. As to happiness, I am not sure. जहां तक कि खुशी का सवाल है, प्रसन्नता का सवाल है, I am not so sure. मैं नहीं कह सकता कि हम सफल हुए हैं कि नहीं. Birds, it is true, die of hunger in large numbers during the winter. पक्षी, ये बात सही है कि भूखमरी से बड़ी संख्या में मरते हैं जाड़े के समय. If they are not birds of passage, अगर ये मौसमी पक्षी नहीं है, मौसमी है तो जाड़ा छोड़ के किसी गर्म जगह जा सकते हैं जहां इन्हें खाना मिल सके. But during the summer, they do not foresee this catastrophe. लेकिन इस भूखमरी से, इस मरने से इनकी खुशी पे असर इसलिए नहीं होता क्योंकि जब गर्मी होती है तो उन्हें ये दिखता नहीं है, उन्हें पूर्वाभास नहीं होता है. फोर्सी मतलब पहले से दिख जाना. उन्हें ये पूर्वाभास नहीं होता है कि ऐसी भूखमरी आने वाली है, ऐसा हादसा होने वाला है, ऐसी तबाही होने वाली है. और remember how nearly it befell them in the previous winter. और पक्षी की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि उसको पिछले साल की बात भी याद नहीं रहती. तो वो भी भूल जाते हैं कि उनके साथ पिछले साल, पिछले जाड़े में क्या घटित हुआ था. तो इन सब चीजों से, क्योंकि वो बहुत पहले की बातें याद नहीं रखते हैं और उन्हें कोई पूर्वाभास नहीं होता है कि अरे जाड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी खुशी पे कोई असर नहीं होता है. With human beings the matter is otherwise. लेकिन मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग तरह से सोचता है. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter. मुझे संदेह है कि जिस मात्रा में पक्षी जो भूखमरी से इस जाड़े में मरे, और ये कब लिख रहे हैं लेख बर्ट्रैंड रसल, 1946-47 में लिख रहे हैं, is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. तो इस वाक्य में वो तुलना कर रहे हैं पक्षियों की जो भूखमरी से मरे और उन मनुष्यों की जो भूखमरी के वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए भारत में और सेंट्रल यूरोप में. भारत उस समय काफी गरीब देश था, यूरोप के भी कुछ देश काफी गरीब थे और यहाँ पे भूखमरी होती थी. तो रसल का कहना है, मैं नहीं जानता कि ज्यादा पक्षी मरे कि ज्यादा मनुष्य मरे इस साल में. But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety. और मनुष्य चाहे कम ही मरे हों, बहुत ही कम मरे हों, लेकिन हर मनुष्य की मृत्यु जो भूखमरी से होती है उसके पहले एक बहुत लंबा अवसर होता है एंजाइटी का, चिंता का.
क्योंकि पहले से पता लग जाता है, मनुष्य को पूर्वाभास हो जाता है कि खाना कम हो रहा है और खाना मिलने का कोई तरीका नहीं है। एंड सराउंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और खाली उसे ही नहीं, उसके आसपास जितने भी पड़ोसी हैं उनको भी ये चिंता सताने लगती है, क्योंकि अगर भूखमरी आएगी तो किसी इलाके में सबको अपने गश्त में ले लेगी। We suffer not only the evils that actually befall us, we suffer, हमें अनुभव होता है न खाली उन मुश्किलों का, evils मतलब बुरी चीज, मुश्किल, that actually befall us, जो वास्तविक रूप से हमारे साथ घटित होते हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों से भी हमें पीड़ा होती है, जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हमें पता होता है कि हमें उनसे डरना चाहिए। जैसे अगर पास के गांव में चोरी डकैती होने लगे तो हमें भी चिंता होने लगती है। हालांकि हमारे घर नहीं हुई चोरी डकैती, लेकिन हमें चिंता होने लगती है कि अरे, हो सकता है वैसे ही लोग यहाँ भी आ जाएं और हमें भी इस दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए हम अपनी दिक्कत से भी चिंतित होते हैं और अपने आसपास के लोगों के दिक्कत से भी चिंतित होते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता पक्षी की प्रसन्नता से शायद कम होगी। हालांकि मृत्यु जैसा दुखदाई घटना शायद उतने मनुष्यों के साथ न होती हो हर जाड़े में, जितने की पक्षी के साथ होती है। इसी विषय पे आगे बढ़ते हुए वो अगला मानक लेते हैं। तो एक मानक भाग 2 में जो हमने डिस्कस किया वो था जनसंख्या। क्या जनसंख्या की वृद्धि को हम अपने विचारों की सफलता माने? और अभी हमने खुशी के मानक पे बात की, क्या हम जानवरों से ज्यादा खुश हैं? और अब हम बात कर रहे हैं कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस, मतलब अपनी मन मर्जी पर काबू पाने की जो कैपेसिटी, जो काबिलियत इंसान में है, क्या उससे हमारी बेहतरी होती है, क्या उससे हमारा फायदा होता है? The curbing of impulses to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. यहाँ थोड़ा गूढ़ विचार रसल रख रहे हैं, आइए इसको समझते हैं कि हम अपनी मर्जी को जो रोकते हैं उससे हमारी सुरक्षा तो बढ़ जाती है। मानिए कि एक रात में 2 बजे मन किया कि घर के बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन घर के आसपास कोई सड़क पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो हम अपनी मन मर्जी को रोक लेंगे कि ये समय ठीक नहीं है घर से बाहर निकलने का, और इस तरह से हम सुरक्षित रहेंगे। फिजिकल डिजास्टर मतलब शारीरिक अनहोनी से बच जाएंगे, लेकिन त्याग हो जाएगा at the cost of worry and general lack of joy। लेकिन त्याग हो जाएगा किसका? अब जो खुशी हमें मिलती रात की ठंडी हवा में टहलने से, उसका त्याग हो जाएगा, और हम अपने को चिंतित भी कर लेंगे सोच के कि बाहर जाएंगे तो हो सकता है गिर पड़ेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे लोग वहां हो जिससे हमारी हानि हो सके। तो ये जो पूर्व विचार है, इससे हम चिंतित रहते हैं और शायद हमारी प्रसन्नता में कमी भी आ जाती है। I do not think that the learned men of my acquaintance, मेरे परिचित में जितने भी विवेकी मनुष्य हैं, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables। वो भी शायद उतने खुश नहीं हैं, हालांकि उनके पास रोजगार का एक अच्छा जरिया है, सिक्योर सुरक्षित आमदनी है, लेकिन वो भी शायद उतने खुश नहीं हैं जितने वो चूहे जो उनके मेज से गिरे हुए डबल रोटी, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खाकर रहते हैं। While the erudite gentlemen snooze, जबकि ये विवेकी मनुष्य, ये विवेकी भद्रलोक स्नूज कर रहे होते हैं। स्नूज करना मतलब झपकी लेना। जब ये झपकी ले रहे होते हैं तो चूहे आके उनके टेबल से क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े खा लेते हैं। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all। इसलिए इस मानक पे तो
मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं कन्विंस्ड हूँ कि कुछ भी प्रगति हुई है। मतलब वो पक्षी भी हमसे ज्यादा खुश हैं और ये ब्रेड के टुकड़े खाने वाले चूहे भी हमसे ज्यादा प्रसन्न हैं। अब हम कुछ और शब्दों के मायने जानेंगे। डाइवर्सिटी विभिन्नता, डेप्रेडेशंस विनाश, स्पेक्टिकल प्रदर्शन, परचेज खरीद, लाइबिलिटी टू प्रवृत्ति। ये शब्द काफी जरूरी है क्योंकि लाइबिलिटी का एक और मतलब होता है जो कि लीगल होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लाइबिलिटी को इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है प्रवृत्ति। आइए अब पाठ आगे बढ़ते हैं। आइए अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। As to diversity of enjoyments, however, the matter is otherwise. अब अगले मानक पे आए बर्ट्रैंड रसल। एक के बाद एक वो मानक उठा रहे हैं जिसपे वो समझें, जिसके अनुसार वो समझें कि मददगार होना क्या होता है, कैसे हम माने कि कोई विचार मानवता के लिए मददगार हुआ है। As to diversity of enjoyments, however, the matter is otherwise. जहां तक कि विभिन्न तरीके के एंजॉयमेंट्स की बात है, मजा लेने की बात है, अलग अलग तरह से मजा लेने की बात है, मनुष्य जानवरों से कहीं आगे है। आई रिमेम्बर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वर टेकन टू अ मूवी। कहीं इन्होंने एक वृत्तांत पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि कुछ शेरों को एक सिनेमा दिखाने ले जाया गया। शोइंग द सक्सेसफुल डेप्रेडेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट। और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह जंगली वाइल्ड स्टेट में शेर तबाही मचाए रखता है, अपने आसपास किसी को भी खड़ा नहीं होने देता। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। लेकिन इस प्रदर्शन से किसी भी शेर को नहीं लगा कि कोई भी लुत्फ मिला है। Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals. जानवर न तो संगीत से मजा ले सकते हैं, न कविता से, न विज्ञान से, न किसी प्रकार के खेल कूद से जैसे फुटबॉल, बेसबॉल, और न ही मदिरा पी के उन्हें कोई मजा मिलता है। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals. हम अपने विवेक की वजह से कहीं ज्यादा तरीके से मजा उठा सकते हैं जानवरों के बनस्पत। But we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom. लेकिन हमने इसके एक्सचेंज में ये जो अलग अलग तरह के मजे उठाने की काबिलियत है, इसके एवज में शायद हमने एक प्रवृत्ति अपना ली है बोरियत की, कि अगर ये मजे न मिलते जाएं, अगर रोज कुछ रुचिकर चीज देखने को न मिले, खेल कूद न मिले, संगीत सुनने को न मिले, फिल्मी गाने सुनने को न मिले, तो हम बोर हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज एक ही मुद्दे का अलग अलग हिस्सा हैं कि एक तरफ तो इतने सारे तरीके हैं मजे लेने के, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये तरीके न मिले तो हम बोर हो जाते हैं, जो कि जानवर के साथ नहीं होता। जानवर कभी बोर नहीं होता है। But I shall be told that it is neither numbers nor multiplicity of pleasures that makes the glory of man. वापस जाते हैं लेख के विषय पे कि आदमी के लिए फायदेमंद, मनुष्य के लिए फायदेमंद क्या हुआ है। तो ये कहते हैं रसल कि शायद ये मानना होगा कि ना तो जनसंख्या, न तो मजों की विविधता में मनुष्य की ग्लोरी है, में मनुष्य की शान है, में मनुष्य का सही मायने में फायदा है। It is his intellectual and moral qualities. ये फायदा शायद सही मायने में हमें नापना होगा
उसके इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज में, मतलब उसके सोचने समझने आविष्कार करने की काबिलियत में और उसके नैतिकता में। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। ये तो मान ही लेना चाहिए कि मनुष्य को जानवरों से अधिक जानकारी होती है, एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और आमतौर पर इसे हम अपना फायदा मानते हैं। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज, लेकिन क्या वाकई ये सोचने समझने की शक्ति और नैतिकता हमारे फायदे के लिए है, मे बी डाउटेड, इस पे मुझे संदेह है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन ये तो मानना ही होगा, बट एट एनी रेट ये तो मानना ही होगा कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसपे हम इन ब्रूट्स, इन जंगली जानवरों से एकदम भिन्न है। डिस्टिंग्विशेस, एकदम भिन्न है। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? फिर एक वो प्रश्न उठाते हैं, क्या सभ्यता, सिविलाइजेशन ने हमें ये सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखें, एक दूसरे के प्रति दोस्तों जैसा व्यवहार करें? The answer is easy. Robins, the English, not the American species. Robins मतलब एक चिड़िया होती है, जो ये कह रहे हैं, मैं अंग्रेज रॉबिन की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन वाली नहीं। Peck an elderly robin to death. तो रॉबिन्स में जो वृद्ध रॉबिन चिड़िया होती है उसको और रॉबिन चिड़िया मरते समय चोंच मार मार के मार डालते हैं। Whereas men, the English, not the American species, इसके बनस्पत मनुष्य इंग्लैंड में, अमेरिका में शायद नहीं, एक बुजुर्ग को ओल्ड एज पेंशन देते हैं। Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals. झुंड में शायद हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा भाईचारा रखते हैं कई और प्रजातियों के बनस्पत, but in our attitude towards those outside the herd, लेकिन जहां तक हमारी प्रवृत्ति, हमारी सोच झुंड से बाहर के लोगों की तरफ है, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, हालांकि इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए नीतिवादियों ने और धार्मिक गुरुओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन तभी भी our emotions are as ferocious as those of any animal. हमारी भावनाएं उतनी ही खतरनाक होती हैं जैसे किसी भी जानवर की, and our intelligence enables us to give them a scope, और हमारी बुद्धि इतनी है कि हम इन खतरनाक भावनाओं को एक ऐसा स्कोप, एक ऐसा व्यापन, एक ऐसी व्यापकता दे सकते हैं which is denied to even the most savage beast, जो कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी न दे पाए। बहुत लंबा वाक्य, देखिए एक ही वाक्य चल रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइन तक, लेकिन इसका सार क्या है कि हालांकि मनुष्य अपने झुंड में तो भाईचारा रखता है, लेकिन अगर वो किसी झुंड को, मनुष्य के ही किसी और झुंड को अपने से अलग मान ले किसी भी आधार पे कि वो मेरे प्रांत का नहीं है या वो मेरे धर्म का नहीं है, तो उसके प्रति इतनी खतरनाक भावनाएं उपज सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सब में होता है, लेकिन उपज सकती हैं कि वो तबाही कर सकता है किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा। और इसका उदाहरण क्या हुआ, जो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए यूरोप में, अमेरिका में, जो गृह युद्ध लड़े गए, एक ही देश में अलग अलग समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ये सब इस बात का संकेत है कि भाईचारा कुछ लोगों में तो होता है, लेकिन सब में शायद नहीं होता। इट मे बी होप्ड, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, इस बात की आशा की जा सकती है, हालांकि मुझे इसमें बहुत विश्वास नहीं है, that the more humane attitude will in time come to prevail. आशा करता हूँ कि समय के साथ एक humane attitude, ये दयालु प्रवृत्ति और बढ़ेगी, will come to prevail, मतलब इसका बोला बाला रहेगा। But so far the omens are not very propitious. लेकिन अभी तक जो संकेत हैं
वो बहुत शुभ नहीं है। अब यहाँ मैंने शब्दावली बनाई नहीं है, लेकिन आपको अपने आप इस पैसेज में से वो शब्द चुन लेने चाहिए जिनकी स्पेलिंग आपको दिक्कत लगे, जिनका मतलब थोड़ा दिक्कत लगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि 5 शब्द मैं कौन से आपके लिए चुनूंगी इसमें से, तो मैं लिखूंगी मॉरलिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? नीतिवादी, जो सही गलत की बात करे। फेरोशियस, स्पेलिंग फेरोशियस, खतरनाक, उग्र। फिर स्कोप, छोटा शब्द है लेकिन इसका खास मतलब होता है व्यापकता। सैविज, जंगली, क्रूर। ह्यूमेन, ह्यूमेन और ह्यूमन में फर्क होता है। ह्यूमन मतलब मनुष्य और ह्यूमेन मतलब दयालु। एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट ह्यूमेन। प्रिवेल, बोला बाला होना, किसी एक विचार का बोला बाला होना। और प्रोपिशियस, शुभ। ओमेन, संकेत। वीडियो का ये हिस्सा यहाँ समाप्त हुआ। हम इस लेसन का पाठ अगले हिस्से में जारी रखेंगे।